मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में आज हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों के बंगाल विजय, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जब ब्रिटिश बंगाल में जब पूरी अपनी ताकत को स्थापित कर देता है, तो इसी के क्रम में हमने बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध को हमने एक बेहतर ढंग से हर एक पहलुओं को हमने समझने की कोशिश किया था, जो कि बिहार बीपीएससी, सीडीपीओ या फिर बिहार के नजरिए से ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जितने भी इंडिया में पीसीएस है, सारे स्टेट के पीसीएस के लिए भी ये उतना ही, और सब जो एग्जाम्स है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उन सब के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के या फिर आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हर एग्जाम में जो पीटी में है वो क्या है, महत्वपूर्ण रहता है। आज हम लोग जो देखने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर को इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में मैंने बताया था। मैंने हर एक वो पहलुओं को मैंने रखा था जो कि एक पीटी की नजर से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग जरा बैटल ऑफ बक्सर क्यों होता है, इसमें जो तीन बड़े बड़े ताकत जो हस्तियां जो लड़ती हैं एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी वो तीनों बड़ी बड़ी हस्तियां जो है हार जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है, जरा उसको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में समझते हैं। प्लासी युद्ध के बाद की स्थिति, कंडीशंस आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। जब प्लासी का बैटल जब होता है, युद्ध होता है, उसमें जब सिराजुद्दौला जब हार जाता है रॉबर्ट क्लाइव से या फिर अंग्रेजों से, तो उसकी बाद की स्थिति को समझते हैं। उसकी बाद की जो स्थिति, जो कंडीशंस आते हैं, वही कहीं न कहीं नहीं बल्कि 101% बैटल ऑफ बक्सर या फिर बक्सर का युद्ध होने के लिए कारण माना जाता है। वो कौन सारे जो कारण को हम लोग समझेंगे जो कि बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध होने से पहले की स्थिति समझते हैं। देखिए, जैसे ही सिराजुद्दौला जैसे ही क्या होता है, मर जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है सिराजुद्दौला के, तो उसके बाद बंगाल का जो नवाब जो बन जाता है, मीर जाफर बनता है। मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 तक 3 साल तक ये बंगाल का नवाब बना हुआ रहता है। इस बनने के क्रम में होता क्या है कि जब ये अंग्रेजों से या फिर रॉबर्ट क्लाइव से इनकी आपसी जो है गठबंधन ये हो जाती है कि मैं आपको कुछ क्या दूंगा, पैसे दूंगा, आप हमें नवाब बना दो बंगाल का। और साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जब मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा तो तुम भी मुझे कुछ न कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। तो उन सब की एक साठ गांठ रहती है, जो कि ये मीर जाफर जो रहता है, जो कि सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, और रॉबर्ट क्लाइव से इसकी जो बातचीत के जरिए से वो मतलब तैयार कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव को, या फिर रॉबर्ट क्लाइव इन्हें तैयार कर लेता है कि किस हिसाब से सिराजुद्दौला को धोखा देना है। तो इस क्रम में क्या होता है, जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है तो 24 फरगना एक जगह है, 24 फरगना गांव की समूह, जो कि उसकी टोटल जो जिम्मेदारी जो है किसको, रॉबर्ट क्लाइव या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है, किसके, मीर जाफर द्वारा। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुफ्त या फिर फ्री ट्रेड ऑफिशियल तौर पर दे देता है कि भैया हम आपको यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं कि आप इन सब जगहों पे क्या करो, फ्री ट्रेड करो। ये मीर जाफर देता है, क्योंकि इसकी जो पहले है रॉबर्ट क्लाइव से बात हो जाती है कि रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जब मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा तुम्हें हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रॉबर्ट क्लाइव अगर जब इसे नवाब का पोस्ट दिया है तो उसकी कीमत जो है मीर जाफर को चुकानी पड़ी, जो कि इसके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो जाती है बाद में। और फिर ये कहीं ना कहीं क्या था, ऑफिशियल या फिर औपचारिक तरीका से ये दे देता है। और उससे भी पहले ऐसी बात नहीं थी कि 1717 में जो मैग्ना कार्टा या फिर फरमान जो कि फरोशिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, उसके तहत तो था ही, लेकिन अब थोड़ा और खुल करके नवाब की परमिशन से हो रहा है। उससे पहले बंगाल में जो फ्री ट्रेड हो रहा था, जो मुक्त व्यापार हो रहा था, वो नवाबों के परमिशन से नहीं था, बल्कि वो मुगलों के फरमान से था। अब मुगल को तो जो तो था ही, अब ये नवाब ने भी परमिशन दे दिया। और देखिए, नजराने और हरजाने के तौर पर ट्रिब्यूट एंड कंपनसेशन लगभग 17.5 लाख रुपए रॉबर्ट क्लाइव को
देना पड़ा। किसको? मीर जाफर को, और साथ में क्लाइव के जो कुछ दोस्त फ्रेंड थे उसको भी देना पड़ा, क्योंकि इसका रकम चुकाने के लिए इसलिए दिया था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव से पहले बात हो गई थी कि जब मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ क्या माल पानी देना पड़ेगा, और इसी हिसाब से रॉबर्ट क्लाइव बड़े अमीर हो जाते हैं। जब वो जाते हैं कहाँ, ये साहब जाते हैं फिर वापस अपने जो मातरे वतन जो जाते हैं वहां पर जाकर के उस पर केस चलता है रॉबर्ट क्लाइव पे, इंग्लैंड में जाके फिर वो सुसाइड भी कर लेता है, क्योंकि लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि यहां से बहुत पैसे लूट के लेके जाता है वो। चलिए, निजी व्यापार, प्राइवेट बिजनेस, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, और इसके तहत इसने भी कहा कि भैया जितने भी प्राइवेट जो अंग्रेज लोग होंगे ना, बिजनेस जो करेगा बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इसे भी फ्री ट्रेड करने के मौका दिया जाना चाहिए, और यहाँ पे इनको क्या टैक्स नहीं लगेगा, ये भी साथ हुआ। और इस हालत में मीर जाफर जो है वो सारे जो डिजायर्स हैं, जो कि ख्वाहिश या फिर वो सारी जो शर्त है जो पूरी नहीं कर पाते हैं, किसका? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कि शायद ये अगला जो सत्ता है ये नहीं चला पाएगा, और इसका बेटा जो मीरान रहता है मीर जाफर का, वही मीरान जो कि सिराजुद्दौला को मार देता है, तो और मीरान को उसी बीच में डेथ भी हो जाता है। तो और ये भी बातें अफवाह उड़ने लग जाती है कि अब जो मीर जाफर का जो अगला वारिस, जो उत्तराधारी करे या फिर उसका जो आगे का जो नवाब है वो कौन बनेगा, इस बात से भी अंग्रेज क्या रहते हैं, खफा रहते हैं। और साथ में मीर जाफर का दोस्ती किसके? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी उसका संबंध रहने के कारण अंग्रेज लोग जो है इसके साथ कहते हैं कि नहीं यार, तुम्हारा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तुम्हारे क्या है, दोस्ती है, संबंध है, तुम कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहे हो, इसके साथ मिलकर साठ गांठ करके कहीं हमें नहीं धोखा दे। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मीर जाफर को नवाब के पोस्ट से हटा देता है। फिर मीर जाफर के जो दामाद रहता है मीर कासिम, ये बड़े चालाक किस्म के रहता है ये, और मीर कासिम को अगला क्या बनाया जाता है? बंगाल का नवाब बनाया जाता है। वो क्या? तो वरिस्टाट। जब मीर कासिम जब बना था बंगाल का नवाब, तो उस टाइम पे भारत बंगाल का जो गवर्नर था वो वरिस्टाट था, और वरिस्टाट को ये क्या किया मीर कासिम ने, इसे क्या रिश्वत दिया, ब्राइब दिया, और कहा कि भैया जब आएगा आपके पास तो आप हमें सपोर्ट कर देना कि जो मीर कासिम है वो क्या है, बेस्ट, नवाब के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो और वरिस्टाट ने कुछ पैसे लिए और किसको? मीर कासिम को सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से मीर कासिम क्या हो गया? अगला नंबर का कौन बन जाता है? ये नवाब बन जाता है। याद रखिएगा, ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, एक कठपुतली की तरह इन लोग नचाने की कोशिश करता है रॉबर्ट क्लाइव इन लोगों को। कई लोग नाचते हैं, कई लोग जो कठपुतली की तरह नहीं नाचते हैं, तो उसे बंगाल का पोस्ट से इसको हटा दिया जाता है। तो इन लोग आजादी, इंडिपेंडेंट वाले लोग नहीं रहते हैं बंगाल का नवाब। जो इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र तो बंगाल का नवाब रहता है वो सिराजुद्दौला रहता है। चलिए जी, अब देख लेते हैं। और ये मीर कासिम इतना चालाक है, उसने सोचा कि यार ये कम करो, जो कलकत्ता से मैं ना अपना राजधानी दूर कहीं बनाऊंगा ताकि कि कंपनी की नजर हम पर कम रहे, और हम लोग क्या करें, इधर किसी से मिलजुल कर हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की साजिश से रचे। तो मीर कासिम ने क्या किया, अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार में मुंगेर है, तो और उसी मुंगेर में क्या किया, अपनी राजधानी को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया 1762 में। और इसी तहत में क्या हो गया कि जो मुंगेर में जब अपनी राजधानी जब बनाई थी किसने, मीर कासिम ने, तो उसी के तहत क्या हो गया था, ये वरिस्टाट और मीर कासिम के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है ट्रीटी होता है। उस ट्रीटी के तहत क्या किया गया था कि जो 9% मतलब अंग्रेजों से जो भी चुंगी या फिर टैक्स लिया जाएगा उसका 9% किसको, मीर कासिम को मिलना चाहिए, जो कि अंग्रेजों की तरफ से जो बातचीत करने के लिए आया था मीर कासिम से। ये वरिस्टाट जो है बात मान लेता कि चलो ठीक है तुमको 9% देंगे, लेकिन काउंसिल ऑफ कलकत्ता, जब कलकत्ता के काउंसिल को ये बात पता चलता है कि अरे यार हमने वरिस्टाट को मीर कासिम से हम बातचीत करने के लिए भेजे थे, लेकिन वो 9% वाला लेकर के आ गए, और उन लोग जो रहता है काउंसिल ऑफ कलकत्ता, उन लोग मना कर देता है। अंग्रेज लोग कहता है कि नहीं भैया तुम्हें 9% के हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। ये बात कही गई। जब कही गई तो किसको, मीर कासिम को आ जाता है गुस्सा। अच्छा जी, सिर्फ तुम अंग्रेजों की जो प्राइवेट वाले जो मुक्त व्यापार होंगे, प्राइवेट बिजनेस, तुम सिर्फ उसी को मुफ्त कराओगे। और इस ससुरे को जब गुस्सा आ गया तो इसने क्या किया कि भैया भारतीय व्यापारियों को मुक्त व्यापार कहा कि लो भैया हम भी इंडियंस को फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं।
जैसे ही फ्री ट्रेड फॉर द इंडियंस के लिए जैसे अनाउंसमेंट करता है, अंग्रेजों को लगता है कि अच्छा ससुरा तुम हमारा क्या कर रहे हो, हमारा भी तो मजाक उड़ा रहे हो। हम इस बात को बुरा मान जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जैसे ही करता है तो और संघर्ष का जो दौर है इसी दौर पर शुरू हो जाता है। अंग्रेज कहता अरे यार तुमने तो कर दिया फ्री ट्रेड, अब हमें टैक्स कहां से वसूलेंगे। तो जैसे ही टैक्स कहां से वसूलेंगे तो, और ये क्या कर दे, क्योंकि ये नवाब बंगाल का नवाब रहता है, याद रखिएगा नवाबों के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर्स रहता है ज्यादातर है बंगाल इसके नवाबों के पास रहता है। जो रेवेन्यू कलेक्शन या फिर राजस्व वसूली का जो काम रहता है मुगलों द्वारा क्या क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, तो उस दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में मीर कासिम के साथ। तो 9 जुलाई 1763 को 1763 को कहवा, गिरिया, राजमहल इन सब की इसकी लड़ाई होती है, और हर जगह कौन, मीर कासिम हार जाता है। जैसे ही मीर कासिम हारता है तो वो कहां, पटना भाग जाता है। पटना जैसे ही भागता है तो एलिस के नेतृत्व में ये क्या रहता है, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स रहता है। ये ब्रिटिश ऑफिसर क्या करता है, किसके साथ लड़ाई कर देता है, ये मीर कासिम के साथ लड़ाई करता है। जैसे उसके साथ करता है तो उस लड़ाई में एलिस की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब हो जाती है तो अंग्रेज और भी गुस्सा, इतना गुस्सा इंग्रेज में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रहते हैं कि 1763 में उसे नवाब को पोस्ट से हटा देता है मीर कासिम को। तो याद रखिएगा पटना का कांड या फिर पटना इंसिडेंट जो होता है वो 1763 में होता है। उसमें एलिस जो कि अंग्रेजों की तरफ से एक ऑफिसर रहता है उसकी मौत हो जाती है इसमें। तो नवाब को पोस्ट से यहां से भागा देता है, और वो कहां भाग जाता है, ये नवाब जो है, ये नवाब साहब भाग जाते हैं कहां, सुजाउद्दौला जो कि नवाब अवध का नवाब रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे ही 1763 में नवाब का पोस्ट से मीर कासिम को हटाता है तो फिर यही मीर जाफर जो कि इसके ससुर जी थे वही अगला बंगाल का नवाब बन जाता है। मीर जाफर याद रखेगा दोबारा बंदे 1763 से लेकर के 1765 तक, क्योंकि 1765 में 9 फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना फिर ये नवाब बनता है। ये जो भागा, ये भागा तो कहां गया, ये भाग के डायरेक्ट अवध गया। कहां गया, अब हम आ जाते हैं, ये रहा हमारा क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम लोग यहां पे आते हैं तो अब स्थिति कैसे पैदा होती जरा समझते हैं। देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो इसमें क्या होता है, ये अंग्रेज एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ मीर कासिम जो है, मीर कासिम कहां, सुजाउद्दौला जो कि कहां का, ये अवध का नवाब रहता उसके यहां पहुंच गया। और वहां से पहले ही आलमगीर सेकेंड जो कि अंग्रेजों ने पटना से मारकर भगाया था। तो ये तीनों आपस में कहा मिल गए, और इसने कहा कि एक काम करो यार, हम तो तीनों ही अंग्रेजों से सते हुए हैं या सताए हुए हैं भैया, हम तीनों मिल जाते हैं, अंग्रेजों को हरा देंगे। तो इन लोगों ने कर लेता है क्या, आपस में जो संधि कर लेता है, आपस में मिल जाता है, कहता है कि हम अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। अब इस कदम में क्या होता है, अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए 22 अक्टूबर 1764 की जगह चुनता है। बिहार में एक जगह बक्सर है, कहा कि चलो भैया हम तीनों मिलके से हरा देंगे। लेकिन ये ससुराल जो कौन रहता है, हेक्टर मुनरो, ये बड़ा चालाक रहता है। तो इसके नेतृत्व में, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी में नेतृत्व में था, लेकिन जो अंडर लीडरशिप या फिर अंग्रेज जो किसके नेतृत्व में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था, किसके, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने क्या किया, इन सबसे लड़ाई किया, और ये यहाँ पे अंग्रेज क्या हो जाता है, अब मतलब जीत जाते हैं। ये तीनों एक महान शक्ति कह सकते हैं उस टाइम का। मीर कासिम, आलमगीर सेकंड जो कि मुगलों का क्या रहता है, बादशाह रहता है, सुजाउद्दौला जो कि कौन रहता है, अवध का नवाब रहता है। इन तीनों यहां से हार जाते हैं। हार जाने के क्रम में अब कहता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे क्या रहता है, इसका बंगाल का गवर्नर रहता है। क्योंकि जो बंगाल का जो नवाब गवर्नर का जो टाइम रहता है उसमें जो 1765 से लेकर के 1767 तक कौन ये रहता है, रॉबर्ट क्लाइव रहता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का नवाब रहता है। तो इसने कहा था कि अच्छा तुम लोगों ने तो मिलके तो हमसे लड़ा, हमने तुम्हें हरा दिया, तो हम तुम्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने संधि करना शुरू कर दिया रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि गवर्नर रहता है बंगाल का। सो इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अब हो जाता है। 2 संधि होती है, एक किसके साथ,
एक तो अवध के नवाब के साथ, दूसरा मुगल बादशाह के साथ मतलब आलमगीर के साथ। एक होता है शुजाउद्दौला, दूसरा जो होता है वो रहता है किसके साथ, आलमगीर सेकंड के साथ। चलो देखते हैं। पहला जो इलाहाबाद की जो संधि जो रहता है वो शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। हालांकि किसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों की तरफ से, हेक्टर मुनरो। लेकिन ये जो बातचीत जो होती है, ट्रीटी जो संधि जो होता है, इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है, एक साल के बाद। हालांकि कुछ महीना का गैप रहता है, इस बात को आपको याद रखें, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, आगे का ये अक्टूबर था, फिर 1765 में अगस्त में होने लगता है, कुछ महीनों का गैप है। लेकिन आप एक साल का गैप थोड़ा सा याद करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि साल बदल जा रहा है। अब शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। और एक सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि इलाहाबाद की पहली संधि किसके किसके बीच में हुआ था, शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इन दोनों ने क्या किया, जाहिर सी बात है, अब किसके जो रॉबर्ट क्लाइव की बात जो है शाह आलम को तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें जीत किसकी हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। ऐसे ही आप सोचो कि जो जीतता है उन्हीं की बात चलती है। आ रही ना बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इलाहाबाद, इसने क्या था, इलाहाबाद प्लस कारा दो जगह थी जो कि किसके, शुजाउद्दौला के अंदर में आता था। उसने कहा कि अच्छा तुमने हमारे साथ में ही लड़ा, ये कम करते हैं, तुम्हारी हम क्या जायदाद किसी और को दे देते हैं। तो इसने क्या किया, जो जायदाद जो कि अवध के नवाब के अंडर में आता था, मतलब शुजाउद्दौला के पास आता था, वो सारी जगह किसको दे दी गई, ये इलाहाबाद प्लस कारा इसको दे दिया गया, शाह आलम सेकंड को। इसको बात को याद रखना आपको। और अंग्रेज कहा था कि चलो मैं तो तुम्हें शुजाउद्दौला का जो बना हुआ जो था मैंने तो तुम्हें दे दिया, तो ये काम करो, तुम्हें भी इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा मुझे। तो शाह आलम ने कहा कि भैया बताओ हम तुमको क्या देंगे, हम तो हारे हुए। बोला कि नहीं है तुम्हारे पास कोई चीज। उसने कहा क्या, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भैया एक काम करो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी है, जो रिवेन्यू कलेक्शन है या फिर जो राजस्व वसूली है, उसकी जिम्मेदारी हमें दे दो। अब हम बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हम अधिकार बिल्कुल एकदम किसी के मतभेद पे नहीं, हम आपसे परमिशन ले रहे हैं। अब हमें परमिशन दो कि हम दीवानी या फिर रिवेन्यू या फिर राजस्व वसूली की हमें जिम्मेदारी दो। ये दो बातें याद रखना। आप हमेशा याद रखना कि अंग्रेजों को, ये है अंग्रेज, इंग्लिश है, अंग्रेज है, ये रहा मुगलों से जो उसने लिया तो वो रिवेन्यू या फिर राजस्व लिया, क्योंकि इसकी जो राजस्व या फिर रिवेन्यू की जिम्मेदारी जो मुगलों के अंडर में था, और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक जो ताकत जो थी किसके पास थी, नवाबों के पास था। तो ये मुगल था, इसीलिए उन लोगों को राजस्व लिया, दीवानी लिया। याद रखिएगा, दीवानी मतलब पैसा इकट्ठा करना। तो इससे मिल गया और ये खूब पैसा छापने लगा, यहां से खूब पैसा कमाने लगा। तो इसने कहा कि भैया एक काम करो, तुमने जो मुझे ये दिया है ना दीवानी, तो हम तो तुमको किसका दिया, शुजाउद्दौला का दिया। एक काम करो, हम तुमको ना पेंशन दे देंगे, अब यहां से तुम टेंशन मत लो, हम क्या देंगे तुमको, पेंशन दे देंगे। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ष या फिर एनुअली 26 लाख रुपए कंपनी ने वादा किया कि हम तुम्हें हर साल में देंगे। याद रखिएगा। और तुम एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ भैया, तुम सिर्फ खर्चा जो आपके पास फौजी है, आपका जो इधर उधर काजबाज है, लेकिन पैसा हम तुम्हें देंगे नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर, तुम अपना प्रशासनिक व्यवस्था, कोर्ट, जो भी करना, पुलिस वुलिस सब रखो, लेकिन हम तुम्हें 26 लाख रुपए देंगे, क्योंकि दीवानी इसके अंडर में आ गया। उसके बाद और इसके याद रखेगा, जो पहला पेंशनर या फिर पहला संरक्षण मुगल जो बनता है, शाह आलम सेकंड बनता है। इस बात का भी एक सवाल बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद निजामत प्रशासनिक व्यवस्था 53 लाख रुपए। और कहता है कि ये काम करो, तुम ना हमारे अंदर में तो आ गए हो, तुमने तो मुझे पैसा तो लेने की जिम्मेदारी मुझे दे दिए हो। आ रहे बात समझ में, कमीशन मतलब रिवेन्यू कलेक्शन का तो दे दियो। ये काम करो, तुमने मुझे प्रशासनिक व्यवस्था हमें भी दे दो, उसके बदले में तुम मुझे 53 लाख रुपए दो। अब देख कितना हालत खराब होने वाला है। 26 लाख रुपए जब दीवानी ले लिया, जो रिवेन्यू कलेक्शन या फिर राजस्व इकट्ठा करने के जो 26 कहा कि हमें अंग्रेजों ने कहा कि हम तुमसे ले लेंगे क्या, दीवानी
रिवेन्यू कलेक्शन करें, हम तुम्हें बदले में 26 लाख रुपए देंगे। कहता है ये काम करो, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे, हम तुम्हारा हिफाजत करेंगे दुश्मनों से, लेकिन तुम हमें क्या दोगे? 53 लाख रुपए पर साल दोगे। लो, और भी ससुरा यहाँ पे फंस गया। वो 26 लाख रुपए देने वाला था, कहता कि 53 लाख रुपए तुम हमें दो। ये क्योंकि अब संधि माननी पड़ेगी इस बात पर, हस्ताक्षर भी, सिग्नेचर भी हुआ, बात भी माना गया, लेकिन फंसना था तो फंस गया। चलिए, ये 53 लाख रुपए अंग्रेजों को देना था, किसको? शाह आलम सेकंड को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासनिक व्यवस्था सही रखने के लिए। अब आ जाती है दूसरा संधि। दूसरा संधि जो इलाहाबाद की जो होती है वो शुजा-उद-दौला के और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। ये जस्ट कितने 4 दिन के बाद ही हो जाता है, 16 अगस्त 1765 को। आपको डेट भी याद रखनी है। और कहता है अंग्रेज, एक काम करो, तुम्हारा तो घर तो भैया अवध था, ये लड़ाई तो अवध से तुमने शुरू किया, ये काम करो, जो हमारा जो लड़ाई में, जो युद्ध में, बैटल में जो हमारा जो खर्च हुआ है, जो हमारा नुकसान हुआ है, वो नुकसान ससुर हम तुमसे ही लेंगे। और तुम्हारा हम ये ऐसे लेंगे कि तुम मुझे 50 लाख रुपए दोगे, और तुम्हारे पास जितनी भी नवाब जो तुम्हारे अंडर में आता था, इलाहाबाद पलस्कारा, हम तुम्हें किसको? मुगलों को हम सौंप देंगे। तो इस भाई साहब का तो ऐसे भी हालत खराब हो गया, तो हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए उसने कंपनी को दिया, और इलाहाबाद पलस्कारा जो मैंने पहले बता दिया, इसे किसे? मुगलों को देना पड़ गया। तो इसी से ये दो संधि इंपॉर्टेंट होता है। जो जो चीजें बनती थी मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप देखो, अब क्रिएशन ऑफ कंटेंट, आप देखो कि कैसे कैसे चीजें हुआ, कैसे कैसे होगा। एक आप क्रोनोलॉजी को समझिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की मैंने कोशिश की। तो अब चलिए, अब तो बात तो हो गई यहाँ पर खत्म। तो लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चालाक था, उसका ये मंशा था, वो सोचा कि हम पूरी तरीका से क्या करें, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब ये हर तरीका से राजनीतिक तरीके से भी हो जाए, पॉलिटिक्स से भी हो जाए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाए, रिवेन्यू से भी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सब उसके अंडर में आ जाए। और इसी बैटल ऑफ बक्सर से इस बात का डिसाइड हो गया। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो इसको आप ऐसे समझ लो कि बक्सर के युद्ध की बात की स्थिति, बक्सर के बाद की स्थिति इस हिसाब से हुआ कि पूरे भारत में इस बात का डिसाइड हो गया कि अंग्रेज जो है अब पूरी तरीका से अपने सत्ता को स्थापित कर चुका है। और हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था देखें, राजनीतिक व्यवस्था देखें, और रिवेन्यू कलेक्शन या फिर राजस्व वसूली का देखें, ये तीनों उसके कंट्रोल में आ चुका है। तो इसी क्रम में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि डबल गवर्नमेंट या फिर द्वैत शासन का शुरुआत किया गया। द्वैत शासन में क्या था? तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि द्वैत शासन में मुगलों के पास आ जाता था राजस्व, और नवाबों के पास आ जाता था, क्या आ जाता था? प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये डबल गवर्नमेंट में क्या किया, जो राजस्व था दीवानी वाला, ये अपने अंडर में ले लिया, और जो प्रशासनिक व्यवस्था था कि भैया तुम रखो, ये बंगाल के नवाबों को दे दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी अंग्रेज ने पूरी तरीका से नहीं हुकूमत करा, उसने नवाब को बीच में रखा ही, इस बात को याद रखना। और नवाबों का थोड़ा बहुत ताकत था भी, लेकिन ये सारे के सारे पपेट्स बन गए थे, कठपुतली बन गए थे, जो कि अंग्रेजों के कहने पर जैसे वो कहता था वैसे ही लोग करते थे। तो याद रखिएगा। तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये 1700 मुगलों ने राजस्व इकट्ठा करने की या फिर राजस्व कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, और प्रशासनिक व्यवस्था को भैया तुम ही रखो, तुम सिर्फ अपना देखभाल करो, पैसा हम तुम्हें पेंशन के रूप में देंगे। सो प्रशासनिक व्यवस्था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन नवाबों को दे दिया, और जो रिवेन्यू कलेक्शन है ये खुद अंग्रेजों ने रख लिया। और 1772 में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या फिर द्वैत शासन जो बंगाल में चला था, 1772 में इसको फिनिश कर देता है। सो गैस, मैंने यहाँ पे अपने एफर्ट से मैंने कोशिश किया कि कैसे कैसे यहाँ सवाल बनता है, पूरा आप इसको बेहतर ढंग से इसको रिवीजन करें। और आपको ये वीडियो प्लीज अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गैस, थैंक यू वेरी मच।